नमस्कार, आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी की। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस अभी आ रहा है, फिर 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस भी आएगा और इन दोनों को हमारे देश का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि दिवस माना जाता है, राष्ट्रीय दिवस माना जाता है। ये दिवस सिर्फ देश के प्रभावशाली और गौरव के लिए ही नहीं, बल्कि ये देश के उन सारे शूरवीरों के नाम, जिन लोगों ने अपनी जान की और अपने प्राणों की आहुति दे हमारे देश के स्वाभिमान को गर्व से ऊपर रखा। और आज मैं उन्हीं में से एक शूरवीर के साथ यहाँ पे आपसे उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी मानसिकता क्या होती है और आखिर वास्तविकता क्या होती है जब वो मैदान में, जिसे कहते हैं ना, बैटल ग्राउंड में लड़ने जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारे देश के लोग चैन की नींद सोए। हमारे साथ है कमांडो सुरिंदर सिंह जी। मैं आज इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि असलियत में एक कमांडो की ज़िंदगी कैसी होती है और क्या होता है जब हम वहाँ पे बैटल ग्राउंड में होते हैं। सबसे तो पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कमांडो, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, कमांडो सुरिंदर सिंह जैसे कि नाम से ही है, तो ये पहले तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि कमांडो नाम कैसे पड़ा और आपने क्या मतलब ऐसा किया कि आपको कमांडो मतलब उस जगह फील्ड में जाना गए आप, और उस फील्ड में जाने के बाद कैसा रहा सब कुछ शुरुआत से थोड़ा सा। मैं पहले आर्मी के अंदर था। जी। आर्मी में जो है इन्फेंट्री, जो पैदल सेना है, हम्म। जिसका काम ही जो है ना ऑपरेशन करना है जम्मू कश्मीर वगैरह में। उसके बाद जो है ना एनएसजी जो एक डेपुटेशन फोर्स है, तो मैं एनएसजी के अंदर एनएसजी का कमांडो रहा। और जब 26/11 का हमला हुआ था, उस समय जो हमले मैंने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, 627 आदमी को होटल ताज से रेस्क्यू किया और अपने देश की आन बान शान के लिए जो है ना मैं लड़ा, और मैं खुद भी जख्मी हुआ। और उन हालात के बाद जो है लगातार जो है न्यूज़ मीडिया के माध्यम से जो है ना लोग मुझे कमांडो के नाम से जानने लगे। जी। बहुत सारे, आप देश भर में आप बात करोगे, नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जैसे कमांडो कहोगे तो आगे वाला अपने आप बोल देगा, हाँ सुरिंदर सिंह। तो उस प्रकार जो है ना, वो जो मुंबई का जो हमला हुआ, ताज जी। होटल के ऊपर हमला हुआ, उससे पहले भी कारगिल वाली लड़ाई भी मैं लड़ा था। 99 वाला वार जो है, मेरी बटालियन वहाँ जाके लड़ी थी। और उसके साथ जो है अनेकों ऑपरेशन किए, लगभग जो है ना मिलिटेंट मारने का जो है ना सख्त 100 से भी ज़्यादा मिलिटेंट मारने वो का जो काम। कश्मीर में घात लगाए सिविलियंस की बिल्कुल तरह रह रहे बिल्कुल होते बिल्कुल आतंकवादी वो बिल्कुल सारे। बिल्कुल बिल्कुल जी। कश्मीर के अंदर और विदेश के अंदर जाके भी ऑपरेशन किया है। वहाँ नॉर्थ नाइट फिनाले के नाम से एक कांगो के अंदर अच्छा। ऑपरेशन किया। वहाँ लगभग कोई 2000 मिलिटेंटों को जो ना अच्छा। हमने मारने का काम किया, पूरा इंडियन फोर्स ने वहाँ पे। और बहुत बड़ा बैटल हुआ था वहाँ पे। उसको कोवर्ट ऑपरेशन बोल सकते हैं हम, या उससे थोड़ा अलग था आपका वाला ऑपरेशन जो आप विदेश गए थे? वो एक पीस कीपिंग फोर्स में रहता है, पर अच्छा। ऑपरेशन तो वो एक लड़ाई की तरह रहा। जिसको नाम दिया जाता है, वो कोई बड़ी लड़ाई होती है उसी को नाम दिया जाता है। जैसे अच्छा। मैं उसका नॉर्थ नाइट फाइनल नाम बता रहा हूँ, वैसे रोज़ की मुठभेड़ का कोई नाम नहीं होता है, हाँ छोटी मोटी जी, मुठभेड़ों का नाम कोड नहीं नेम है। होता है मिशंस हाँ, का भी। कोड नेम, बड़ा मिशन था वो। अच्छा। तो उस मिशन में भी लगभग लगभग 2000 आतंकवादियों को वहाँ मारा होगा लगभग। 2000। हाँ, बड़ी लड़ाई थी वो। और 26/11 वाले हमले में तो जो है ना बहुत ज़बरदस्त हमला था। आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, जो ताज होटल के ऊपर हमला हुआ, उस समय देश की बहुत सारी फोर्सों ने वहाँ लड़ने से मना कर दिया था। इवन कि वहाँ पुलिस ने भी महाराष्ट्र की और लोकल कमांडो जो थी वहाँ की, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर मैरीन कमांडो हुआ, मैरीन कमांडो ने वहाँ मना कर दिया था लड़ने से। और बैक हो गए थे। उस आर्मी आई, आर्मी ने बैक हो गए थे। उसके बाद जो है ना वहाँ एनएसी कमांडो पहुँचे, और रात को जो ना यहाँ से पहुँचे, सवेरे सवेरे जो है ना मिशन को अंजाम दिया गया। और उस मिशन के अंदर कमांडो को हेलीकॉप्टरों से ड्रॉप किया गया। जी जी। और जिन हेलीकॉप्टरों से ड्रॉप किया गया, उन हेलीकॉप्टरों में पहले कमांडो हम उतरने वाले, पहली हीट के पहले बंदे थे वहाँ पे। अच्छा, वो पूरा वो ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहन के एकदम हेलमेट के साथ हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल, पूरा आया वो था। पूरी ब्लैक, इसीलिए ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। वो काली ड्रेस होती है ना, अच्छा। तो इसलिए एनएसजी के कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। कोई खास कारण है मतलब ब्लैक कैट कहने का, कि कुछ लेगेसी हो या ऐसा कुछ हो कि ब्लैक कैट ही क्यों? वो रंग का कुछ महत्व है नहीं, उसमें? कुछ नाम दिए जाते हैं ना। रंग का महत्व तो ये है ना, काली ड्रेस में रहते हैं तो ब्लैक तो इसलिए हो गए। और अच्छा, स्वभाव। कैट जो है वो एक चीते की नस्ल की वो है। अच्छा। ठीक है। और जो है कैट बहुत फुर्तीली और बहुत ही दिमागदार, और जो है ना अच्छी मानी जाती है इस जी। मामले के अंदर। तो आपने देखा तो जो हमला हुआ, हम्म। उस हमले के बाद जो है यहाँ से गया, पहुँचे हमने वहाँ पे ऑपरेशन को लॉन्च किया। तो वो हमला लगभग लगभग जो है हम्म। कई जगहों पे किया गया।
उस हमले में ओबराय होटल के ऊपर भी हमला जी। था, ताज होटल के ऊपर भी हमला था, एक बस्ती भी थी नरीमन पॉइंट। नरीमन, हाँ, नरीमन नरीमन पॉइंट पॉइंट के पे ऊपर भी। भी हमला था, एक बिल्डिंग के अंदर लोगों को वहाँ रेस्क्यू बना रखा था। तो और जो है ना, एक रेलवे स्टेशन के ऊपर भी छत्रपति शिवाजी के ऊपर भी हमला हुआ। हॉस्पिटल भी थी वहाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी। तो वहाँ पे लगभग देश के जो है ना दुश्मनों ने वो सीधा जो है ना पाकिस्तान की तरफ से देश के ऊपर हमला था, बहुत बड़ा हमला समझिएगा उसको। उसमें 166 लोग हमारे देश के जो है ना निर्दोष लोगों को जो है ना अपनी जान गंवानी पड़ी, और अनेकों फोर्स के लोग भी उसमें शहीद हुए। तब एनएसजी को जो मिला, तो उसमें ओबराय होटल के अंदर 2 मिलिटेंट थे, तो ओबराय होटल का मिशन को ख़त्म किया, दोनों मिलिटेंटों को मारा। उसके बाद नरीमन पॉइंट वाले 2 मिलिटेंट थे, उन दोनों मिलिटेंटों को मारा। अच्छा। और 4 मिलिटेंट जो है ना ताज होटल के अंदर थे, उन चारों मिलिटेंटों को हम लोगों ने मारा, जिसमें से 2 मिलिटेंट मैंने खुद ने मारे। और अच्छा। उस हमले के अंदर लोगों को बहुत रिस्क, जब आदमी बीच में फंसे होते निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल है। और तो तब जो है ना हमने स्टेप वाइज पहले न्यू ट्रेंड ताज को क्लियर किया, फिर ओल्ड ताज होटल को क्लियर करना शुरू किया। और मैं जब लड़ने के लिए गया था, मेरा 2 दिन का बेटा था जो है, अच्छा। और मैं अपने घर परिवार से भी नहीं मिला था। तो लगातार जब हमने पहले न्यू ट्रेंट 22 मंजिल कितने मंजिल का उसको क्लियर किया, फिर उसके बाद ओल्ड ताज के को शुरू किया, हमने लोगों को निकालते रहे। ओल्ड ताज लगभग 7 मंजिल का है, उस होटल में करीब 2000 से ज़्यादा छोटे मोटे रूम हैं। और हमारे लिए तो वो ऐसा था जैसे कोई जान पहचान थी नहीं अंदर, हमने उसके बारे में अनजान था मामला। तो बाहर से जो भी बताया जा रहा था उसी तरीके से जाकर लोगों को निकाला जा रहा था रूम से बार बार। मिलिटेंट भागते रहे, आप लोगों ने भी टीवी के माध्यम से देखा होगा, आग लगा रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे। जी। भाग के सब रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल भी गए थे। बिल्कुल वो भी वो, वीडियो सारी वायरल हाँ, हुई थी, बिल्कुल तो वो बिल्कुल भी है। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना चौथी मंजिल के अंदर लगभग हमारी जब मुठभेड़ हुई, उसके बाद फिर वो निकल गए। फिर हमारे पास दोबारा फ़ोन आया कैसे ऐसे भाई कुछ लोगों को बचाना है। फिर हमारी एक हीट, एक टीम के अंदर 20 मेंबर होते हैं, कमांडो होते हैं। जी जी। और एक हीट होती, 4 हीट होती हैं, एक हीट के अंदर 4 कमांडो, एक कमांडर होता है। तो ये पुराने ताज का जो गेट है उसके साथ में सीढ़ियाँ चढ़ रही है, वहाँ से रास्ता था जाने का। जब वहाँ जाने लगे तो वहाँ पे मिलिटेंटों ने अम्बुश लगा रखा था पहले से ही, अच्छा। और इन्फॉर्मेशन उन्हीं के नंबरों पर बाहर पाकिस्तान से फ़ोन आया, बाहर जो नंबर थे रिसेप्शन के, उन्होंने हमको अंदर बताया कि भाई फलानी जगह पहुंच जाओ। तो तब सीढ़ियों से चढ़ने लगे तो वहाँ सुनील जोधा करके था, उसको गोलियां लगी, 6-7-8 गोलियां लगी उसको। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर भी सुनील यादव करके लड़का था, उसको 2 गोलियां हिप में लगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो है ना संदीप उन्नी कृष्णन था, तो उसने अंदर जंप किया, तो संदीप उन्नी कृष्णन के साथ मुठभेड़ हुई, उनको 1 गोली लगी, हाँ उनको, और जो है ना वो वहीं अपने शहीद हो गए। उसके बाद फायर चंद था, उनको चोट लगी। और ऐसे करके पूरा और आग लगा दिया उन्होंने वहाँ पे। तो हमने अपने बंदों को निकाला, और उसके बाद मिलिटेंट वहाँ से भाग गए। वहाँ भागने के बाद जो है ना काफ़ी घंटों बाद जो है ना उन्हीं कृष्णन की बॉडी मिली, उसका हथियार भी वो लेके निकल गए, रेडियो सेट भी लेके चले गए। तो तब जहाँ भी मूवमेंट कर रहे थे तो पहले एडवांस में उनको पता चल रहा था, क्योंकि जो रेडियो सेट उनके पास था, कमांडो बिल्कुल उनके एसआर पास था। एक रेडियो सेट। और अच्छा। दूसरे जो बाहर खड़े थे, जो एनएसजी के सीनियर अधिकारी थे, और जो गृह मंत्री गए हुए थे, वो हमको बाद में फ़ोन कर रहे थे, पहले मीडिया को बता रहे थे कि अब कमांडो 205 नंबर कमरे से निकालेंगे, अब कमांडो 7वीं मंजिल में जाके निकाल के लाएंगे, अब अच्छा। कमांडो छत पर जाएंगे। तो वो टीवी के माध्यम से पहले बता रहे थे, और वो टीवी इंटरनेट के माध्यम से वो मिलिटेंट टीवी से भी देख रहे थे। तो उससे जो है ना हम लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और ऑपरेशन डिले हुआ, जिसके कारण देश के सैकड़ों आदमियों की जान चली गई। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो देश के इतने लोग नहीं मारे जाते। और जिस तरीके से यहाँ देश के गृह मंत्री ने हम लोगों को डिले किया, उसके डिले होने के कारण भी जो है ना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वहाँ एनएसजी लेट पहुँची, और लेट पहुँचने के कारण ऑपरेशन लेट शुरू हुआ। अगर रात के टाइम ही जाते ही 12 बजे ऑपरेशन शुरू हो जाना था, तो शायद 166 आदमी की जान नहीं जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ,
कि जो देश के जो है ना बड़े नेता या बड़े अधिकारियों को अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए या दिखाने के लिए ऐसा भविष्य में या कभी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी की जान माल का नुकसान हो। तो तब हम लगातार फिर उसके बाद वो कंटिन्यू ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद बताया गया कि भाई ठीक है। तब हमने क्या किया, अंदर मगर इनका पूछना इनका बंद कर दो। मैंने सेक्शन कमांडर कोर्स किया हुआ, तो काफ़ी साथी मुझे कहने लगे जी आप लड़ाओ अभी चुनाव, क्योंकि हमारे कई सारे साथी कैजुअल्टी हो गई। अधिकारी हमारा जो है ना उसको भी चोट लग के बाहर शहीद हो गया वो वहाँ पे। उसके बाद मैंने ऑपरेशन को लगातार चलाया। तो चौथी मंजिल के अंदर लगभग हमने एक मिलिटेंट को मार गिराया, मार दिया। जिसको अच्छा। खिड़की से भी जो है ना कूदने की कोशिश कर रहा था उसको ऊपर ही मार दिया। ये कई सारे वो हैं ह्यूमन राइट के बहुत हमारे ऊपर बड़े वो आते हैं, प्रेशर होते हैं। हम तो सब चीज़ मानते हैं, आतंकवादी तो नहीं मानता, जी। पर हमने उस हरामजादे को जो है ना जिस तरीके से उधर भट्ठी में भूंद के बाहर फेंका, उसको देश भर ने देखा, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। तो उसके बाद वो ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहा। कंटिन्यू ऑपरेशन चलते चलते जो है थर्ड फ्लोर को हमने क्लियर किया। थर्ड फ्लोर क्लियर करने के बाद बहुत सारे लोगों को निकाला। तब तक जो है ना ये 28 तारीख की रात की बात है। जी। तो वो फिर चलते चलते सेकंड फ्लोर को क्लियर करने लगे। तो उसमें होटल में काफ़ी सारे शीशे लगे, गेट हैं जो उनमें शीशे लगे हैं, बाहर दिख जाता है, अंदर नहीं दिखता। होता है। तो कई सारे रूम दूसरा साथी पहले लीड कर रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद मैं बोला ठीक है मैं करता हूँ अभी सर्च शुरू। तो मैंने फिर वो सर्च शुरू किया। तो मैंने 2-3 रूम सर्च किए, तो अचानक एक रूम का दरवाज़ा खुला। तो दरवाज़ा खुला तो दरवाजे से जो ना मिलिटेंट ने ग्रेनेड मेरे ऊपर फेंक दिया। तो मुझ पर ग्रेनेड फेंका तो मेरे पास कोई वहाँ उसके बरामदे में पोजीशन नहीं थी सेकंड फ्लोर पे कहीं बचने की ग्रेनेड से। तो मैंने वहाँ सेकंड फ्लोर से नीचे जंप किया। नीचे जंप किया तो जो है ना मैं नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद मैं नीचे अंदर घुसा, नीचे वाले रूम में घुसा, तो वो बार था वहाँ पे काफ़ी। तो बार के गेट से अंदर जाने के बाद तो हमारा जो वेपन रहता है उसमें लाइट भी होती है। तो उसको मैंने लाइट को जलाया तो लाइट से दिखा हाँ ये तो बार है। तो उसका पीछे स्टोर दिखाई दे रहा था। तो मैं उसके स्टोर के मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ गेट के पास पोजीशन लूँ, पीछे से कोई ये गेट दिख रहा है इसे आएगा मिलिटेंट तो गोली मार दे। अच्छा। तो तब मैं उसके स्टोर तक पहुँचा। तब तक जो है ना मेरे बंदों ने उस उनके ऊपर ऊपर अटैक कर दिया, मिलिटेंटों के ऊपर। अच्छा। क्योंकि एनएसजी जो है ना दुनिया में एकमात्र फोर्स ऐसी है जो है ना ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है। एनएसजी डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ती। बाकी देश की जितनी फोर्सें हैं वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी अटैकिंग ही रहती है, अटैकिंग, ना हाँ। न्यूट्रल ना डिफेंसिव टाइप। हाँ, कोई जी। डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि बंदों को बचाना होता है, बीच में लोग बचे होते हैं। अब मैं डिफेंस लेके गेट के बाहर बैठा रहा हूँ, अंदर वो सबको मार देगा इतनी देर में। तो वही चीज़ है। मात्र 5 सेकंड से 7 सेकंड का ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसी में मिलिटेंट को मारना है, बंदों को बचाना है। तो तब उन बंदों ने मेरे बंदों ने उस ग्रेनेड के साथ साथ उसके ऊपर अटैक किया। मैं नीचे गिरा वो फ्रैक्शन ऑफ 10-20 सेकंड के अंदर ही। तो वो वहीं उस गेट के साथ सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों से मिलिटेंट उतरने लगे, तो उन सीढ़ियों पर मैंने ही फायरिंग शुरू कर दिया। ऊपर से मेरे साथियों, तो एक बंदा हमने ऊपर वहाँ मार दिया। दो मार दिया हमने। अच्छा। 2 मिलिटेंट मार दिए, तो फिर 2 मिलिटेंट बच गए, ये पता नहीं चल रहा 2 बचे हैं 3 बचे। उन्होंने वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे पोजीशन ले लिया वहाँ बार के, और मैंने स्टोर में अंदर पोजीशन ले लिया। तो मेरा और मिलिटेंटों का लगातार जो है ना फायरिंग चलती रही करीब 1.5 घंटे तक। मेरे पास जो भी हथियार थे मैंने अपनी कोशिश करी पुरजोर, पर उनको भी पोजीशन अच्छी ले रखी थी, गोलियां नहीं लग रही थी ना ऊपर से ना साइड से, क्योंकि आगे वो बार था, ऊपर सीढ़ियाँ थी, तो उनका पूरा फुल बचाव था। ग्रेनेड थी, मैंने ग्रेनेड फेंके, उन्होंने भी मुझ पर ग्रेनेड फेंके काफ़ी। उसी बीच में बाहर से किसी पुलिस वाले साथी ने खिड़की से जो ना वो टीयर गैस का जो ना राउंड अंदर मार दिया, तो उससे और वहाँ आँखों से पानी, नाक से पानी, और बहुत बुरी हालत हो गई। तो फिर मैंने बताया फ़ोन के माध्यम से, मेरे पास फ़ोन नंबर था, मेरे पास मुंबई का एक नंबर था पुराना जो है ना MTNL का। तो बाकी सब नंबर वहाँ बंद कर दिए थे सरकार ने। कुछ नंबर जो चुनिंदा थे वो चालू रखे थे। जैमर लगा दिया होगा ताकि मिस हाँ, इन्फॉर्मेशन वो भी ना वो सिस्टम करके नहीं, उसको फैले पूरा इसलिए। नेटवर्क कोई बंद करा दिया जी था जी। MTNL से बोल के, जितने चैनल थे उनको जैसे उनका अपनी प्रक्रिया है जिस तरीके से काम किया। तो मैंने बताया ये पोजीशन है, और इस पोजीशन के बाद जो है ना, तो फिर मेरे कुछ साथी उस गेट से फायरिंग करने लगे, बीच से क्रॉस फायरिंग। उस तरफ मिलिटेंट और गेट के इधर में, तो अगर मिलिटेंट अगर इधर भागेंगे तो हमारी कोई गोली लग जाएगी, तो वहाँ अंधाधुंध फायरिंग चलते रहा। अच्छा। मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने वो ग्रेनेड एक बचा हुआ साथ में रख लिया कि भाई अगर इधर मिलिटेंट आएंगे तो मैं इसकी पिन निकाल लूँगा, और जो ना ग्रेनेडों को इनको ग्रेनेडर फटेगा फटेगा ग्रेनेड, और ग्रेनेड फटेगा तो मैं आतंकवादियों को भी मार दूंगा, और खुद भी जो है ना उसमें तो मरना, ये शहीद होना फिर।
तो कोई बचाव नहीं है। तो यहाँ तक सोच के जो है ना मैं कार्रवाई कर रहा था, क्योंकि वो चलते चलते गोलियाँ तो ख़त्म होनी थी, मेरी भी होनी थी, उनकी भी होनी थी, पर उनके पास ज़्यादा अम्muniशन था, मेरे पास तो लिमिटेड था। कि रात भर मैंने फायरिंग कर रखी थी, और रात भर एक ही फायरिंग के बाद जो है ना 2-3 दिन से चल रहा था। तो जब मैं एंट्री हुआ था तो मेरे पास में लगभग 90 गोली के आसपास थी MP5 की। तो उसके बाद फिर पीछे से मेरे बंदों ने दीवार तोड़ के वहाँ से निकाल के मुझे निकाला, मेरी जगह दूसरे बंदे वहाँ पे रखे और मुझे मोटिवेट किया दोबारा। IG साहब थे, उन्होंने, अब जो है ना आप ग्रेनेडियर के बहादुर आदमी हो, ये है वो है, जैसे भी होता है। और उसके बाद कौम के प्रति का आप जाट हो, ये हो, वो हो, जी। तो वो मोटिवेट करने की एक होता है, पानी वानी पिलाया कि आपको दोबारा अंदर घुसना पड़ेगा। क्योंकि अगर दूसरा बंदा को जाएगा तो उसको पता ही नहीं कहाँ पोजीशन, तो कैजुअलिटी हो जाएगी। तो मुझे जहाँ जहाँ स्प्लेंडर लगे हुए थे, मेरे पूरे शरीर में खून बह रहा था, तो उनको हल्का ट्रीटमेंट लगा के, और जो ना हमारे पास इंजेक्शन हम रखते हैं साथ ही, तो वो इंजेक्शन लगा देते हैं या खुद भी लगा लेते हैं। तो इंजेक्शन लगा के तो दोबारा फिर वो हीट को तैयार किया। कहने लगे कौन सी हीट है? मैं बोला वो पुराने वाले आदमी इधर राजबीर लांबा एंड पार्टी जो भी है। तो सारे कहने लगे यार हमें अभी तो और नए फ्रेश लेना, फ्रेश बंदा आएगा तो उसका तो भय खुला नहीं है। जो आदमी 3 दिन से लड़ाई लड़ रहा है उसका तो भय खुला हुआ है, गोलियों के बीच एक बार ऐसा होता है ना। उसे माहौल भी पता है कि आखिर अंदर छुपेंगे भी तो कहाँ छुपेंगे, क्यों है। जी। तब फिर उसमें फिर ग्रेनेड फेंकेंगे। एक स्टेन ग्रेनेड होता है जो धमाका करता है बहुत ज़्यादा। तो ऊपर वालों को भी बोला गया कि पहले सुरेंद्र सिंह स्टेन ग्रेनेड फेंकेगा, फिर ऊपर से आप 2 स्टेन ग्रेनेड फेंकोगे, फिर सुरेंद्र सिंह 2 स्टेन ग्रेनेड फेंकेगा, और फिर अंदर जाएगा। ठीक है ना, ये पूरी हीट अंदर जाएगी। तो एक हीट में 5 आदमी होते, 5 आदमी एंट्री होती है। वो हीट इसलिए नज़दीक नज़दीक क्लोज होते हैं। पर जैसे वो ऊपर वालों ने ग्रेनेड फेंके, और मैंने वो दोनों ग्रेनेड एक साथ फेंक के, और फटने से पहले ही जैसे ग्रेनेड फटना, मतलब एक इतनी फुर्ती के साथ, और जो है उसको आप भय कहो, बहादुरी कहो, कुछ भी कहो, उन ग्रेनेड के साथ साथ मैं वो जो बार का जो टेबल था जिसके पीछे वो छुपे हुए थे, करीब 10 मीटर की गैलरी, 10 फीट 12 फीट की गैलरी के बाद में वो पीछे खुलता था पूरा। तो वो गैलरी को पार करके 1 सेकंड में मैं उस बार के ऊपर जंप लेके उनके ऊपर चढ़ गया, और मेरे MP5 के अंदर फुल 32 गोली का मैगजीन चढ़ा जी। हुआ जी। था। मैंने वो 32 की 32 गोलियां, उनकी गर्दन नीचे थी, फायरिंग तो वो भी कर रहे थे, मेरे पैरों में लगे हुए गोलियां काफ़ी। तो पूरा गोलियां उनके मैंने कमर में दोनों को मार दी पूरा ऊपर से, अपनी UMP5 से। पूरा MP5 से। और उसके बाद भी क्या होता है ना, गोली लगने से आदमी मरता नहीं। आप आदमी गोली मार दो, मरेगा नहीं वो इतना। उसमें अगर थोड़ी भी गुंजाइश है, वो ग्रेनेड की पिन निकाल देता, ग्रेनेड को फाड़ देता, वो तो पता है मर गया हूँ मैं तो वो मुझे भी नुकसान करेगा और दूसरे साथियों को भी। उसके बाद मैंने पीछे जंप लेके उनके और दोनों की गर्दन दबा लिया था। हमारे पास चाकू रहता है एक, कमांडो डैगर बोलते हैं उनको। तो वो चाकू निकाल के दोनों को, मैं उसको इधर दो उसको उधर, दोनों को काफ़ी, जब तक बिल्कुल वो नहीं हो लिया, एकदम जैसे ठंडा नहीं हो लेता। आपने देखा मुर्गे की भी गर्दन तोड़ते हो तो वो भी फड़फड़ा के पता नहीं कितना उड़ जाता है, तो आदमी तो पता नहीं। आपने लड़ाइयों में, पुरानी लड़ाइयों में भी देखा होगा, बड़े बड़े योद्धा गर्दन कटने के बाद भी लड़ते रहते हैं कई देर बाद। तो वो गर्म खून होता है ना, तो गर्म खून में जो है ना काफ़ी वो चीज़ें। बड़ा है वो चाकू अभी आपके पास यहाँ पे? नहीं ऐसे नहीं देते अच्छा। वो चाकू, तो सरकारी गवर्नमेंट का चाकू होता है, बहुत महंगा चाकू अच्छा। होता है। आप लोहे में मारोगे तो लोहे में भी निशान करेगा, वो ऐसे नहीं होते। जो वेपन आर्मी के पास, NSG इनके पास जो वेपन होते हैं, जो ऐसे होते हैं, वो मजबूत वैसे होते हैं। उनको अच्छा। आप नहीं रख सकते, आपको रखना ऑथराइज ही नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें तो वहीं की हैं। वो तो एक जो है, हम तो एक प्रक्रिया के तहत काम करें, ड्यूटी है हमारी। आज मैं कर रहा था, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। उसके बाद फिर मुझे काफ़ी खून बह गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल के बाद जो है ना फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज चलाया काफ़ी महीनों बाद। फिर वो RR हॉस्पिटल में चला, बेस में चला, फिर लगातार चलते चलते मुझे फिर 2011 में मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा। ठीक है, उस समय जो ना कांग्रेस की जो ना भ्रष्ट सरकार थी, और इन्होंने जो गैलेंट्री अवार्ड दिए वहाँ पे, जिन लोगों ने कोई एक गोली भी नहीं चलाई, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, जैसे करकरे, रिकामटेर, ये जो जितने पुलिस वाले थे, उन सब लोगों को अशोक चक्र दिए गए। और जो यहाँ कांग्रेस की 10 जनपद के ऊपर तो सोनिया गांधी की कुतिया घुमा रहे थे, उन लोगों को मेडल दिए गए। पर जो NSG के कमांडो जो लड़े उस हमले के अंदर, उस ताज होटल के अंदर 7 बंदों को चोट लगी थी, किसी को भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया। 2 बंदों को नरीमन हाउस में चोट लगी थी, कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया। और जबकि उसमें 150 से ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड बांटे गए। तो इतनी भ्रष्टाचार था उस समय देश का। और क्योंकि वो मिशन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की मिली भगत से वो जो ना हमला करवाया गया था।
उस हमले को और उस मिशन को जो फेल करने वाले कमांडो, उनको नहीं पूछा गया। और जो लोग जिनका कोई रोल नहीं था उस लड़ाई में, उन लोगों को मेडल दिए गए। और जो लड़े मेरे जैसे आदमी, उनको मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। और 19 महीने तक जो ना मैं अपनी पेंशन के लिए धक्के खाता रहा, और ना ही सरकार मेरा इलाज करा रही थी। तब जो अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद जो है ना कसाब को जब फांसी लटकाया गया, तब मैंने देश और दुनिया को बताया कि कसाब को हम पकड़ने वाले हैं, और इन मिलिटेंटों को मारने वाले कमांडो सुरेंद्र सिंह को आज 19 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। और ये कायर जो ना कसाब जो ना पाकिस्तानी बदमाश, इसको जो है ना जिसने हमारे देश के 166 आदमियों की जान ले ली, इसको जो है ना इनके ऊपर जो है ना कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने 54 करोड़ रुपए इसकी देख रेख के अंदर खर्चे हैं। और ये कसाब साला चिकन बिरयानी खा रहा था, और हमारे जैसे रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे थे। ये देश का दुर्भाग्य है, और इन्हीं कारणों की वजह से जो ना कांग्रेस आज अपने हर्ष के ऊपर गई हुई है। सर जैसे आपने बताया जब आप 26/11 में गए थे, आपने कहा कि मुंबई पुलिस भी उस समय उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिए थे, मरीन ने भी हाथ पीछे कर लिए थे। और उस कुछ सालों बाद ना फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें ये देखा जा रहा था कि इतने बड़े टेररिस्ट अटैक में जहाँ पे हेलमेट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मुंबई पुलिस के जितने भी जवान थे वो चप्पलों में, जूतों में थे और क्रिकेट वाले हेलमेट पहन रखे थे। तो कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जितने भी सोल्जर और जितने भी आर्मी वाले वहाँ पे थे और पुलिस कर्मी जितने भी थे, उनकी भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करा था उस समय। पॉलिटिकल उसमें भी राजनीतिक कारण ही बताया जा रहा था। फिर कहा गया कि बीजेपी सरकार आई, उन्होंने सबको हेलमेट, वो स्पेटनेट्स हेलमेट मुहैया कराए जो कि 3 लेयर वाले होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, ये जो है ना, वो मुंबई पुलिस हुई चाहे दिल्ली पुलिस हुई चाहे कहीं की भी पुलिस हुई, जब बीट का सिपाही वहाँ तक जाता जहाँ से उसने अपना सामान उठाना होता है, वो दुकानदार की दुकान तक जाएगा टिक मार के, और उस होटल तक घूम के आ जाएगा। उसको कोई लेना देना नहीं है, ना उसको हेलमेट की ज़रूरत है, ना उसको जूते की ज़रूरत है। ये पूरी की पूरी अनडिसिप्लिन फोर्स है। और जो है ना, डंडों से AK-47 वाला आदमी जिसने तापड़ तोड़ जो ना मेरीन कमांडो के पैर नहीं लगने दिए, और वो भूमिकाएं बना रहे हैं। उसने गला पकड़ लिया, उसने गर्दन पकड़ ली। मेरे पास पेपर में लिखा हुआ है, मुंबई पुलिस कटघरे में पुलिस ने लड़ने से कर दिया था इनकार, और रात 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने ऑपरेशन को छोड़ दिया था। उसके बाद मेरीन कमांडो के पास ऑपरेशन चला गया था। ATS के जो कई सारे लोग ने कुत्तों की तरह मारे उन्होंने, आपने भी देखा होगा, और उनको अशोक चक्र दिए। अगर मरना मरना बहादुरी नहीं है, अशोक चक्र मरने वाले को नहीं देना होता है। बहादुरी का गैलेंट्री अवार्ड है, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। और बहादुर वो होता है जो मारने वाला, वो बहादुर होता है जो मिशन में जीतने वाला होता है, वो बहादुर होता है। कुश्ती में पहलवान हारने वाले को कोई मेडल देता है? तो वो क्यों दे दिया? वो सब पॉलिटिकल था, क्योंकि वो कर करे कि घर वाले कहने लगी कि मेरा घर वाला कांग्रेस ने मरवाया और ये हमला कांग्रेस ने करवाया। उनको कहीं ना कहीं पता था, उसकी घरवाली को पता था, और उसको पता था कैसा अटैक होना है, पर उसको ये नहीं पता था कि तुम दूसरों की जान पर खेलने वाले, दूसरे लोगों को मरवाने वाले देश के दुश्मनों, ये तुम्हारा खुद ही काल में समा जाओगे। ठीक है, उस भय से, उस खुलासे की डर की वजह से अवार्ड दिया। और दूसरा जो ना, अभी आज का भारत अलग है। आज रक्षा के ऊपर, आज पुलिस के ऊपर, आज प्रशासन के ऊपर, आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी के राज में हथियार बन रहे। आज मोदी राज हेलमेट, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट बन गए हैं। अब तो दूसरा ही हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान अलग हिंदुस्तान था। वो तो लठ से लड़ाई लड़ा रहे थे, वो तो बड़कियों की लड़ाई समझ रहे थे कि ऐसी ऐसी लठ से लड़ाई लड़ी जाएगी। कभी इस तरह का रक्षा हथियारों घोटाला, बोफोर्स घोटाला, वो तो सब चीज़ में तो घोटाला था। और एक और बता रहा हूँ मैं आपको, NSG को तो डिसमेंटल करने के लिए क्लोज करने में लगे हुए थे। अगर वो हमला नहीं होता तो कह रहे थे NSG का तो कोई काम ही नहीं है। NSG के पास, हमारे पास कौन से हेलमेट पट्टी वाले थे, JOD वाले बांध बांध के, और उस बुलेट प्रूफ जैकेट जो 20 साल पहले ली थी, उनको ऐसे ऊपर से रस्सी बांध बांध के हम भी लड़ रहे थे। हमको कौन सा इक्विपमेंट दे रखा था? अच्छा, तो अब वाले एनएसजी वालों को मतलब इक्विपमेंट्स में थोड़ी मॉडिफिकेशन या कुछ अपग्रेडेशन मिली है? अब तो बेस्ट है जी, बेस्ट इन बेस्ट जो है ना, अब तो सबको नज़र में आ गया ना। जब देश को पता चल गया, उससे पहले देश को पता नहीं था। हमने अक्षरधाम का भी ऑपरेशन किया है। हमने जो है ना, हमने जो गुजरात पाकिस्तान वाला, वाला, वो हाँ, गुजरात वाला। गुजरात वाला, हमने अच्छा। जो ना कंधार जाने वाले जहाज को भी अमृतसर के अंदर रोक लिया था। ठीक है, सरकार ने NSG को वापस हटाया, नहीं नहीं जाने दो, नहीं तो उसको कहाँ जाने देते। एक बटालियन एंटी टेररिस्ट होती है, और एक बटालियन एंटी हाईजैक होती है। तो एंटी हाईजैक जो बटालियन है 52 SAG, उसने रोक लिया था जहाज को। पर जो ना, देश का दुर्भाग्य है कि कायर लोग देश के ऊपर राज करते हैं, और बहादुर लोग जो ना दर दर की ठोकरें खाते हैं। उसके बाद जो ना, राजनीति में जो ना, हमको तो कायर केजरीवाल जो है, हम तो आने के बाद अपने टीचर लग रहे थे, अपन आराम की ज़िंदगी जी रहे थे जो है ना। अपने फिर वो अन्ना हजारे का मूवमेंट आया। अब फिर केजरीवाल का सबको पता है, यूज एंड थ्रो एंड डिस्ट्रॉय करने का काम करता है।
ठीक है, इसने देखा कांग्रेस अच्छी भला अटैक मार रखा है, प्रधानमंत्री तक इस लड़के से गलती मान रहे हैं, रक्षा मंत्री हाथ जोड़े घूम रहा है, गृह मंत्री हाथ जोड़ रहा है इसके सामने। अन्ना हजारे तो फौजी आदमी था, अब उसको तो डुगडुगी बजा के बंदर की तरह नचा लिया, उसका खेल खत्म हो गया। अब वो तेरी डुगडुगी से तुम मुझे साथ नहीं नाच रहा है, अब कोई दूसरा फौजी पकड़ो। फिर ये मुझे लाए पकड़ के, तब मैंने यहाँ चुनाव लड़ा, पूरे चुनाव में मुझे लिए घूम रहे थे। तो ये देश का दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे लोग जो है ना जिनका कोई चरित्र नहीं है, चरित्रहीन लोग हैं ये। अरे मैं दिल्ली से भी बाहर का, पीछे एक वीडियो बनाई, एक आदमी ने बोला मुझे छेड़ दिया, मुझे पकड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और इसको जरूर चलाना, छोटा सा वीडियो अलग से बना के, जी जी। ठीक है। सवाती मालीवाल से भी पूछना है, इस आम आदमी पार्टी के अंदर सिर्फ एंड सिर्फ चरित्रहीन लोग बचे हुए हैं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, भ्रष्टाचारी हैं, एक नंबर के हरामी चोर लुच्चे लोग हैं। और इस तरह की वीडियो बना के आप समाज को क्या दिखाना चाह रहे हैं? समाज को आप तोड़ने का काम करना चाह रहे हैं। और दूसरा मैं पूछना था, कौन लोग थे जो वीडियो बना रहे थे? चारों तरफ कितने कैमरे लगे हुए थे, कितने आदमी थे, और वो छेड़ने वाला कौन था? इन्हीं का आदमी था। इन्हीं का आदमी इनको थप्पड़ मारने वाला होता है, इसी अरविंद केजरीवाल का आदमी इसको स्याही फेंकने वाला होता है, इसी का आदमी इसको जो है ना इनको नेताओं को छेड़ने वाला होता है। खुद के घर को तो बर्बाद करे हुए बैठे हैं, दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए निकल रहे हैं। जी सर, खैर ये तो थोड़ा राजनीतिक हो गया। आपकी जो बात भी थी, वैसे इसको अलग से चलाएंगे, ज़रूर अलग बना चलाएंगे। लो ना उसको। सर जैसे अब जानना था, आपने ये बताया। वीडियो बना रही है ऐसे साले उल्टे पुल्टे। जी, हाँ। जैसे आपने बताया कंधार में आप गए थे, कारगिल में गए, 9/26/11 में भी आपका इन्वॉल्वमेंट था। कभी किसी आतंकवादी से मतलब ऐसे अरेस्ट करके मिले आप उनसे पर्सनली, कभी ऐसे? एक दो नहीं, बहुत सारों से। जम्मू कश्मीर में हम्म, जिंदा जो तो सरेंडर कर देता है उससे बातचीत करी जाती है। लड़ाई में जिसको चोट मार के पकड़ लेते हैं उसका इंट्रोगेशन होता है, पूछताछ होता है, सब वो कानून की प्रक्रियाओं के धाराओं के तहत होता है। उसके 24 घंटे के अंदर हमको पुलिस के पास हैंड ओवर करना होता है। तो वो सब चीज़ें की हुई हैं। जीवन में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, क्योंकि स्पेशल फोर्स जिसका नाम इस देश में दुनिया भर के हैं, 1.5 लाख कमांडो घूमते हैं, पर इस देश के अंदर उस समय सिर्फ 400 ही कमांडो होते थे, जो सही मायने में जो कमांडो थे। एनएसजी की जो ऑपरेशन टीम थी, एनएसजी के अंदर भी बहुत सारे 16,000 कमांडो घूमते हैं, पर वो अपने ड्यूटी फटी कर अपने इसकी दरबान पर ड्यूटी करी, उसके दरबान पर ड्यूटी करी। जो सही कमांडो जो एनएसजी के, जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएसजी का, वो किसी के दरवाजे के ऊपर ड्यूटी नहीं करता, ना किसी का दरबान बनता, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो। वो ओनली फॉर ऑपरेशन के लिए उसको तैयार किया जाता है, और वो सिर्फ ऑपरेशन और ट्रेनिंग दो ही कामों के अंदर रहता है। तो जैसे आप आतंकवादियों से भी मिले हैं, उनकी मानसिकता क्या रहती है आतंकवादियों की? क्योंकि कहते हैं कि आतंकवादी को कोई इतना आसानी से समझ नहीं सकता, तो उनकी मानसिकता क्या होती है? वो ब्रेन वॉश्ड होते हैं, या किसी के भ्रम में किसी के अंदर काम करते हैं, या उनकी खुद की मर्जी होती है कि जिहाद के नाम पे हमें जन्नत नसीब होगी, ये कर दे? तो उनकी मानसिकता क्या होती है आतंकवादियों की, जितना आपने बात करा, जितना आपका तजुर्बा रहा है उनके साथ? जिस तरीके से एक फौजी को का माइंड वॉश करा जाता है, उसको देश के प्रति उसको प्रेरित किया जाता है, जी। तो उनमें से छांट के कमांडो के लिए उसको प्रेरित किया जाता, तैयार किया जाता। इसी तरीके से आतंकवादियों को मुख्य धारा से तोड़ के अलग उनको एक धार्मिक सामाजिक उसको अलग तरीके से कि आपको जन्नत मिलेगी, आप वहाँ जाओगे, आप मुजाहिदीन उसके लिए लड़ रहे हो, आप अपने धर्म, तो वो एक उनको भटका दिया जाता। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे युवा होते हैं, और उनको कहीं न कहीं एक बार जब क्राइम के रास्ते पर जब बंदा आ जाता तो उसके पास कोई बचने का कोई रास्ता बचता नहीं है। और वो फिर उनको लाइन पे लगाने के लिए एक ही रास्ता है, या तो वो लाइन पे आ जाए, नहीं तो उनको ऊपर भेज देना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे कोई भी आतंकवादी ऐसे मिलते हैं उनको शूट एंड किल कर देना चाहिए। उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं बरतनी चाहिए। जिन्होंने 150 आदमी जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा होता है, वो चीज़ें होती हैं। मैं तो खुद ये सोचता हूँ कि वो मुसलमान, जैसे कहते हैं ना, मुसलमान खतरे में, और जिन 150 लोगों पे ओपन फायरिंग करी है उनमें भी मुसलमान होंगे। ये भी काफ़ी हिपोक्रिटिकल सी बात है। बाकी आपने बताया ताज होटल के अंदर थे आप, अंदर पहले इतने सारे लोग थे, पहले तो उनको मनाना कि हम आतंकवादियों की साइड से नहीं, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। बाहर मीडिया, हायर अथॉरिटीज़ का अलग प्रेशर, और फिर उसके बाद वो जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको अलग से जवाबदेही करनी है। इन सबके साथ मिलजुल कर पहले मिशन करना, ये अपने आप को मतलब स्थिर रखना पड़ता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो एक कमांडो की ज़िंदगी ऐसे स्थिर रखने के लिए कैसी होती है? मतलब वो ऐसे क्या कदम उठाए कि वो काम रहे, मतलब शांत स्वभाव से, इतने सबको मद्देनजर रखते अपने अंजाम को, मकसद को अंजाम दे? क्या कैसे रहता है वो पूरी प्रक्रिया कमांडो की?
जब कमांडो के लिए बंदा छाटा जाता है तो उसके साइकोलॉजी के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जी। और उसको जो है ना, जो ऑपरेशन ग्रुप का कमांडो, उसको इंटरनेशनल लेवल की परमिशन होती है, पीसीआईसी होता है वो। दुनिया के अंदर उससे कहीं भी ऑपरेशन कराया जाता है, जा सकता है उसको। और उसको किसी के ऑर्डर और आदेश की आवश्यकता नहीं होती। जब वो ड्यूटी के ऊपर होता है तो उसके अपने ऑर्डर और आदेश उसकी अपनी जेब में होते हैं। जो पीसीआईसी जो मैं बोल रहा हूँ वो इंटरनेशनल लेवल का एक कार्ड बना होता है, और वो हर 3 महीने बाद रिन्यू होता है। अगर वो आपका कार्ड रिन्यू नहीं है तो आप अंजाम नहीं दे सकते। पर आप वो कार्ड आपका रिन्यू है तो आप दुनिया के अंदर कहीं भी आप अपनी मर्जी से, जो है ना, आपको लगता है कि आतंकवादी है और कुछ घटना घटने वाली है, तो आप उसको गोली मार सकते हैं। और उस दौरान अगर कोई वैसा भी गलती से निर्दोष आदमी भी मारा जाता है तो आपके ऊपर कोई भी कानून, उसके ऊपर कोई प्रक्रिया कानूनी नहीं की जाएगी, और आपको 72 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ला के छोड़ दिया जाएगा। उसके बावजूद मोटिवेट करने के लिए वो तो ट्रेनिंग एक हिस्सा होता है। उसको इतने प्रेशर में काम किया करवाया जाता है, इतना प्रेशर डेवलप किया जाता है कि वो प्रेशर को झेल सके। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल आप गए हुए, आप स्काई मार्शल जा रहे हैं किसी जहाज़ के अंदर, और उसमें कोई छोटी मोटी घटना होगी या आपके साथ ही कोई बात ऐसी होगी, मिस हैपनिंग कोई ऐसी बात होगी, तो आप तो आपल तापल कुछ देखोगे नहीं। पिस्टल आपके पास है जहाज़ में और तो किसी के पास कुछ है नहीं, आप निकालोगे और उसको तो गोली मार दोगे ऐसे तो। पर नहीं, वो पूरी सिचुएशन को देखता है, ऐसे नहीं है। अब जब जहाज़ के बंद हो जाता है, चाहे वो जहाज़ हिंदुस्तान के अंदर एयरपोर्ट पर ही खड़ा हो, जब डोर क्लोज होने के बाद उसका एआरओ शुरू होता है। ठीक है, अगर उस जहाज़ के अंदर कोई घटना करता है, कोई करता है, तो उसको उसको हेड शूट करने की पावर है। उसको ये नहीं कि उसके पैर में गोली मार दी, नहीं मार दी, क्योंकि उड़ता हुआ जहाज है, पैर में गोली मारने से काम नहीं चलेगा। पैर में गोली मार दी, उसने भी गोली चला दी तो जहाज की जो है ना बॉडी फाड़ के और दो गोलियां बाहर निकलेंगी। जहाज का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से जहाज उड़ता है, वो प्रेशर कमजोर हो जाएगा और कोई न कोई हादसा होगा तो सारे लोगों की जान जा सकती है। इसलिए एक गोली एक दुश्मन। तो कमांडो जब फायरिंग करता है तो एक ही गोली मारता है और हेड शूट करता है सीधा। अच्छा। ठीक है, तो उसमें कोई ये नहीं कि जहाज में ये बैठा था वो बैठा था। दूसरा, मैं और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, एसपीजी के कमांडो भी प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, उसी जहाज के अंदर बैठे, परंतु वो कमांडो, उनको हथियार रखने की पावर नहीं है। वो हथियार उनके जमा हो जाते हैं और ना ही वो कोई कार्रवाई करने वाले। सिर्फ एंड सिर्फ जिसके पास में पीसीआईसी है, जो एनएसजी का कमांडो है, वही वेपन कैरी करेगा। इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे कहीं भी हो। और उसकी ना कोई तलाशी होगी, ना कोई उसकी जांच पड़ताल होगी। और जिस जहाज के अंदर बैठा है उस जहाज को डायरेक्शन वो कमांडो देगा। अगर कोई सिचुएशन ख़राब लगती है, कोई बात होती है, उस जहाज को जो कप्तान चला रहा है, उसमें जो क्रू जो काम कर रहा है, वो क्रू सारा का सारा उस कमांडो के अधीन काम करता है। अब जैसे कि आपने बताया जब 26/11 के आपके जब ये हमले हुए थे, उसमें राजनीति भी कहीं ना कहीं अपना खेल खेल रही थी। आपने बताया कैसे वो कमांड दे रहे थे, कैसे उन्हें पता चल जा रहा था। अब सर जैसे अभी तो जैसे बीजेपी सरकार है, लेकिन आने वाले समय पर बहुत सारी पार्टियां हैं जो बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल उदाहरण है। अभी आम आदमी पार्टी का मैंने देखा कि वो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, उनके साथ तेलंगाना के मिनिस्टर के साथ मिलकर गठबंधन करने की तैयारी में आने वाले चुनावों में। तो सर मैं एक चीज़ तो मान गया कि जो राजनीतिक पार्टी है उनका सीधा सीधा एनएसजी और ये जितने भी कमांडोज होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, उनके कामों में उनका कहीं ना कहीं योगदान सा होता है। कुछ चिंता है अब आपके मन में आने वाले समय में इन कमांडोज के लिए, और ये जो राजनीति होती है कमांडोज के कार्यशैली को भंग करने के लिए या फिर कार्यशैली को उत्साहित करने के लिए, कुछ आपके मन में अब चिंता है आने वाले ये जो सारे ऑपरेशंस होंगे इनके लिए आपके मन में? ये जो राजनीति जो एक प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, और जो डिफेंस की जो प्रक्रिया है वो एक अलग तरीके से। तो वो जो कानून जिस तरीके से इस देश को जो ना चलाने का जो काम करते हैं, वो आईएएस अफसर और जो ना रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारी, आईपीएस, और वो लोग वो लॉबी एक चलाती है। ये तो कुर्सियां बदलते हैं, एक चला गया दूसरा आ गया, उसकी उसके साथ आज जो है, जो सत्ता मोदी जी के हाथ में आई है, एक मजबूत प्रधानमंत्री होने की वजह से इतने सारे बदलाव हुए हैं। चाहे वो 370 को हटाने की बात हो, चाहे वो सैनिकों को ओआरओपी देने की बात हो, चाहे वो उनके वेलफेयर की बात हो, नए हथियार खरीदने की, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को देश की आम जनता को भी पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सेना को मजबूत करेगी,
कांग्रेस आएगी तो उसका अलग है। कांग्रेस अपने तरीके से काम करी, भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के ऊपर काम कर रही है उस एजेंडे में आने वाले 10-20 साल तक कोई पार्टी नज़दीक आने वाली नहीं है। दूसरा मैं एक और बता दूं, ये जितने लपड़ गुंडे हैं देश के, छोटे मोटे जेब कतरे चोर जो है ना, केजरीवाल जैसे, ये सारे भी इकट्ठे हो जाएं तब तो राहुल गांधी के बराबर नहीं है। और राहुल गांधी और मोदी के अंदर कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। कांग्रेस आज भी कांग्रेस है और ये फिर भी अलग है। तो ये बढ़ना बढ़ाना, तो ये सब बढ़ना बढ़ाना क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है कि हमेशा माहौल बदल, यही तो लोकतंत्र की खूबी है, इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। आज इसको चुन दिया, कल उसको चुन दिया, अच्छा लगा उसको उतार दिया, नहीं लगा दूसरे को बैठा दिया। तो ये तो ताकत है जनता के हाथ में। और गलत करेगा तो सेना बगावत नहीं करती है। अगर देश की सेना को लगता है कि देश खतरे में जा रहा है, डूब रहा है, तो सेना अपने हाथ में कमांड ले ली। कितने देशों में ऐसा होता है, बहुत देशों में होता है। अमेरिका, पाकिस्तान बहुत बड़े उदाहरण है इस चीज़ के। इजराइल भी था एक समय पे। जी, तो बहुत बढ़िया। ये जब 26/11 के आतंकी हमले हो रहे थे तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, न्यूज़ चैनल किस तरीके से कवरेज दिखा रहे थे। एक आतंकवादी की सीसीटीवी फुटेजेस को वायरल करा जा रहा था। ये दिखाया जा रहा था हॉस्पिटल में वो अज्ञात बन घुसे और उन्होंने वहाँ पे ओपन फायरिंग करी, रेलवे स्टेशन पे ओपन फायरिंग करी। हमने ये भी देखा कि ताज होटल की खिड़कियों से आग की लपटें बाहर आ रही थी। नरीमन पॉइंट हो गया, ओबरॉय होटल हो गया, वहाँ से आग की लपटें बाहर आ रही थी। लेकिन उसके अंदर जो प्रक्रिया चल रही थी, सेना किस तरीके से उन आतंकवादियों को ढेर करने की तैयारी में थी, जो पूरी स्ट्रैटेजी, एक पूरा जो माइंडसेट होता है, वो हमने जाना आज हमारे साथ कमांडो सुरिंदर सिंह के साथ। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ डिगी के साथ। और कमांडर सुरिंदर सिंह जैसे ऐसे जितने भी कमांडोज हैं उन सबको सलाम है हमें। कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डिगी दिल्ली।